नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यदि आप पीपीएससी टीचर्स का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वह टॉपिक दिया गया है। आप लोगों का बहुत सारा मुझे मैसेज मिल रहा था कि सर इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर करा दिया जाए, तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर कराने का प्रयास किया है। और इसका जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट का सारे एमसीक्यू टाइप के प्रश्न लाएंगे, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, यदि आप बिहार स्पेशल का वीडियो देखना चाहते हैं, बिहार का करंट अफेयर्स का वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो सब वीडियो को मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप उसे देख लीजिएगा। और आपको इसका पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे, जहाँ मैं इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। सबसे पहले हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में जानेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ए.ओ. ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी थे, इनके द्वारा भारतीय नेताओं के सहयोग से 28 दिसंबर 1885 को, कब 28 दिसंबर 1885 को बम्बई, जो कि वर्तमान मुंबई में, की गई थी। कांग्रेस के संस्थापक जो थे ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ओके, वह जो थे एक अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी थे जो इटावा के भी कलेक्टर रह चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है दिसंबर 1885 में बम्बई, जो कि वर्तमान मुंबई में, हुआ था। इस प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस सम्मेलन में लगभग 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले यह सम्मेलन जो है पूना में होना था, लेकिन क्या हुआ कि वहाँ प्लेग फैल गया था, ठीक है, जिसके कारण से जो है इसको स्थानांतरित करके बम्बई, जो कि वर्तमान मुंबई में, आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है 1886 में होता है, जो कलकत्ता यानी कि वर्तमान कोलकाता में हुआ। इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। इस अधिवेशन के अलावा वर्ष 1893 के अधिवेशन, 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता भी जो है दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व जो है स्थापित कुछ राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा कि बंगाल जमींदार सभा, ठीक है, बंगाल जमींदार सभा यानी कि लैंडर्स होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना जो है वर्ष 1838 में द्वारकनाथ टैगोर के प्रयासों से कलकत्ता यानी कि वर्तमान कोलकाता में हुआ था। यानी बंगाल जमींदारी सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो द्वारकनाथ टैगोर के द्वारा 1838 में किया गया था। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है 28 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता, जो कि वर्तमान कोलकाता में, हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य थे राधाकांत देव, जो कि अध्यक्ष थे, देवेंद्र नाथ टैगोर और हरिश्चंद्र मुखर्जी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 28 अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में हुई थी। इसके संस्थापक सदस्य थे राधाकांत देव, जो कि अध्यक्ष थे, देवेंद्र नाथ टैगोर और हरिश्चंद्र मुखर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, फिर देखेंगे कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जो कि विदेश में गठित हुआ था। इस संस्था की स्थापना जो है लंदन में किया गया था। कहाँ किया गया था? लंदन में किया गया था, दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 ईस्वी में। यानी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना आपसे पूछे तो इसकी स्थापना 1866 में लंदन में हुआ था, और इसके स्थापना जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। फिर देखेंगे पूना सार्वजनिक सभा को। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है 1870 में महादेव गोविंद रानाडे द्वारा पूना में किया गया था। यानी पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना पूना में 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 में कलकत्ता में, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। यानी कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है बम्बई यानी मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1885 में बम्बई, जो कि वर्तमान मुंबई में, फिरोज शाह मेहता तथा बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई थी। फिर से एक बार देख लीजिएगा, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लंदन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 ईस्वी में। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में गोविंद रानाडे के द्वारा पूना में किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में
कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था, और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में बम्बई फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो जो कि वर्ष 1897 में बने थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी थे, वह जो थे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। फिर देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले थे, जो कि 1888 इलाहाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। फिर स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 के कलकत्ता यानी कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस कर रहे थे। यदि आपसे पूछा जाए कि जो है कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में 1907 का सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता AC मजूमदार किए थे। कौन किए थे? AC मजूमदार किए थे द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम यानी विदेशी या ब्रिटिश महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो वह बने थे एनी बेसेंट। कौन बने थे? एनी बेसेंट बने थे। एनी बेसेंट ने वर्ष 1917 के कलकत्ता यानी कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में की गई थी। महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है मात्र एक बार करते हैं, वह था 1924 का बेलगाम अधिवेशन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो कौन थी? वह थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, विदेशी महिला जो कौन थी? वह थी प्रथम अध्यक्ष। यदि महिला पूछ दिया जाए तो वह थे एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो वह थे सरोजिनी नायडू। इसे आप याद रखिएगा। इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, यहीं पे जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। यह बीपीएससी के बहुत ही फेवरेट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे, आप एक बार गौर से इसको देख लीजिएगा। वर्ष 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। ऑप्शन में दे देता है मोतीलाल नेहरू, लेकिन इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, और यहीं पर जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। फिर 1931 के कराची अधिवेशन में जो है मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था, और इसके अध्यक्षता जो कर रहे थे 1931 कराची अधिवेशन का, वह कर रहे थे सरदार पटेल। कौन कर रहे थे? सरदार पटेल कर रहे थे। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। फिर देखिएगा 1900 तो हो गया। फिर देखिएगा वर्ष 1937 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है पहली बार जो है गांव में होता है, और वह होता है फैजपुर में। कहाँ होता है फैजपुर में होता है। फिर देखिएगा वर्ष 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के साथ मतभेद के कारण अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिएगा वर्ष 1941 से 1945 तक यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इस द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो है कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन क्या होता है? नहीं होता है 1941 से 1945 के बीच। और इसके उस समय जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं ये क्या बोलता है अबुल कलाम आज़ाद होते हैं। कौन होते हैं? अबुल कलाम आज़ाद होते हैं। और जो कि सबसे लंबा समय तक कोई अध्यक्ष रहता है तो वही रहते हैं अबुल कलाम आज़ाद होते हैं। और सबसे युवा भी यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे अबुल कलाम आज़ाद ही, और सबसे लंबा अधिवेशन भी उन्हीं का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1946-47 में कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन जो कि JV कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ था। तो आपसे पूछेगा स्वतंत्रता के समय भारत के जो है स्वतंत्रता के समय जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे JV कृपलानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग बंगाल का विभाजन जो कि वर्ष 1905 में होता है। वहीं पे जो है स्वदेशी आंदोलन भी होता है। बंगाल के विभाजन की सर्वप्रथम आधिकारिक घोषणा जो है 4 जुलाई 1905 को हुई, जबकि 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हुआ था। ओके, उस दौरान बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का प्रमुख केंद्र था। ओके, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल के विभाजन की प्रथम आधिकारिक घोषणा कब की गई थी, तो यह 4 जुलाई 1905 को किया गया था, लेकिन यह लागू 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। ठीक है,
बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, उस दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश शामिल थे। कर्जन ने प्रशासनिक बहाना बनाकर बंगाल को जो है 2 भागों में विभाजित कर दिया था। बंगाल का विभाजन लागू होने के दिन को शोक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के रूप में ही स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलनों की उत्पत्ति हुई थी। जगह जगह पर विदेशी कपड़े की होली जलाई गई थी, इसे भी आप याद रखिएगा। फिर देखेंगे कि बंगाल विरोधी आंदोलन का नेतृत्व जो है लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष द्वारा किया गया था। विदेश में जो है सैन फ्रांसिस्को, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, क्रांतिकारी लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में जो है गदर पार्टी की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखेंगे कांग्रेस लीग समझौता 1916 में जो होता है। ठीक है, इस समझौते को लखनऊ समझौते के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह समझौता जो है वर्ष 1916 में लखनऊ में, जो कि लखनऊ अधिवेशन था, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में 1916 लखनऊ अधिवेशन में होता है। कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में 2 प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं हुई। एक तो 1907 में कांग्रेस का जो 2 गुटों में विभाजित हो गया था, वह फिर से एक हो गए थे। ठीक है, फिर देखिएगा कि लखनऊ अधिवेशन 1916 की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि अपने पुराने मतभेद भुलाकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी प्रमुख राजनीतिक मांगें रखी थी। अब हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए विदेश से यानी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश यानी भारत लौटे थे। चलिए आगे बढ़िए। तो आगे देखिएगा कि इसी दिन यानी 9 जनवरी को ही जो है वर्ष 2003 से प्रतिवर्ष भारत में प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में किया गया पहला सत्याग्रह यानी चंपारण सत्याग्रह था, जिसमें वर्ष 1917 में चंपारण जिले में किसानों ने नील बागान मालिकों के खिलाफ संघर्ष किया था। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना वर्ष 1917 में की थी। फिर देखिएगा गांधी जी ने वर्ष 1919 में वर्ष 1919 में जो है यंग इंडिया एवं नवजीवन तथा वर्ष 1933 में हरिजन का प्रकाशन प्रारंभ करते हैं। यानी गांधी जी द्वारा जो है 1919 में यंग इंडिया एवं नवजीवन तथा 1933 में जो है हरिजन का प्रकाशन करते हैं। फिर देखिएगा 24 नवंबर 1919 में गांधी जी खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष चुने गए थे। गांधी जी ने चौरी चौरा कांड यानी गोरखपुर के विरोध में अपना असहयोग आंदोलन स्थगित किया था वर्ष 1922 ईस्वी में। ओके, फिर गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहकर संबोधित किया था। ओके, आगे बढ़िए। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1930 में की गई थी। इसके तहत गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ ऐतिहासिक दांडी यात्रा, ठीक है, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू की थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ दांडी पहुंचे, जहां उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ दिया था। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एकमात्र बेलगाम अधिवेशन वर्ष 1924 में इसकी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। गांधी जी ने एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी 27 अगस्त 1931 को बम्बई यानी वर्तमान मुंबई से इंग्लैंड यानी लंदन गए थे। गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी 1931 से खाली हाथ लौटना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम एवं दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात मानने से इनकार कर दिया था। गांधी जी के सत्याग्रह शब्द का अर्थ है सत्य की खोज और उसका आग्रह। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा या 1922 में जेल में लिखी थी, ठीक है, सत्य मेरे साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। जेल में ही लिखना जो है प्रारंभ किया था। गांधी जी ने यह गुजराती में लिखा था, ठीक है, यह जो अपनी आत्मकथा यह गुजराती में लिखा था। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना था। यह सत्याग्रह वर्ष 1940 से जो है प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी तथा अंबेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता या पूना पैक्ट के रूप में
हुआ था। महात्मा गांधी अपने जीवन काल में कुल 2338 दिनों तक जेल में रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गांधी जी ने कहा था कि यह मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष होगा, और उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। करो और मरो का नारा जो है भारत छोड़ो आंदोलन यानी 1942 के समय में ही दिया गया था गांधी जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्च 1942 में गांधी जी ने दिल्ली में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स से भेंट कर क्रिप्स योजना को अस्वीकार कर दिया। इसके प्रस्तावों को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। ओके, क्रिप्स योजना को याद रखिएगा, क्रिप्स योजना को जो है गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। 22 फरवरी 1944 को शिवरात्रि के अवसर पर महात्मा गांधी की धर्मपत्नी कस्तूरबा का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना करने जाते समय एक हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोलियों से मार दिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। सन 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में, याद रखिएगा, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्रांतिकारी गतिविधियों को देखरेख के लिए एक समिति गठित की गई। इस समिति की सिफारिश पर ही एनार्किकल, ठीक है, एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 लागू किया गया। इस अधिवेशन के संक्षिप्त में रॉलेट इस अधिवेशन को जो है संक्षिप्त में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट को काला विधेयक यानी ब्लैक एक्ट के रूप में भी घोषित कर दिया गया। ओके, जगह जगह पर विरोध किया गया। 8 अप्रैल 1919 को कांग्रेस द्वारा एक अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान भी किया गया। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने एक अखिल भारतीय सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। सरकार इस आंदोलन को कुचल देने पर उतारू थी। सरकार की दमनकारी नीतियों तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जैसे लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सभा आयोजित की गई थी। जनरल डायर ने इस सभा स्थल को सशस्त्र सैनिकों के साथ चारों ओर से घेर लिया तथा बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिससे इस घटना में 1000 से अधिक बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं मारे गए। इस घटना के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। फिर देखिएगा, उल्लेखनीय है कि जालियांवाला बाग को महाराजा रंजीत सिंह के दरबारी पंडित जाला द्वारा एक बगीचे के रूप में विकसित किया गया था, जो उसके नाम से ही जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन, जो कि 1921 से 1922 के बीच में होता है। सितंबर 1920 में कांग्रेस द्वारा एक विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें अंग्रेजों द्वारा मांगों की पूर्ति नहीं किए जाने पर असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित किया गया। बाद में दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन या निर्णय को स्वीकृति दी गई। जनवरी 1921 में कांग्रेस द्वारा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। इसमें सरकारी स्कूलों, कॉलेजों तथा विधि न्यायालयों के बहिष्कार की योजना बनाई गई थी। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक गांव यानी गोरखपुर में 3000 से अधिक किसानों के एक जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाई। फलस्वरूप किसानों ने पुलिस पर हमला कर थाने में आग लगा दी थी। गांधी जी ने हिंसा के कारण जल्द ही यानी 12 फरवरी को बारदोली में हुए कांग्रेस की कार्य समिति में इस आंदोलन को वापस ले लिया था। साइमन कमीशन अब 1928 को हम लोग देखते हैं। 8 नवंबर 1927 ईस्वी को ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारतीय वैधानिक आयोग यानी इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के गठन की घोषणा की। इस आयोग या कमीशन में अध्यक्ष जो थे अंग्रेज थे। इसके अतिरिक्त 6 सदस्य भी थे, यानी अध्यक्ष के अतिरिक्त 6 सदस्य थे, जिसमें 4 कंजर्वेटिव पार्टी के थे तथा 2 जो थे लेबर पार्टी के थे, जबकि इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं किया गया था। कांग्रेस सहित लगभग सभी बड़े दलों ने इसका बहिष्कार करने का फैसला किया था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। इस कमीशन का भारत में लगभग सभी प्रमुख नगरों में हड़तालों एवं जुलूसों के माध्यम से विरोध किया गया। साइमन वापस जाओ के नारे लगाया गया, यानी साइमन गो बैक। फिर देखिएगा कि सरकार ने जनता पर उग्र पुलिस कार्रवाइयों का सहारा लिया, जिसके कारण साइमन कमीशन का विरोध करते समय 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय पुलिस के लाठी प्रहारों का शिकार हुए और 1 महीने के अंदर उनका देहांत हो गया। अब हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1931 के बीच में। आंदोलन की शुरुआत से पूर्व
गांधी जी द्वारा ब्रिटिश सरकार को 11 सूत्री मांग पत्र, जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता या स्वराज की मांग शामिल नहीं थी, प्रस्तुत किया गया। इस मांगों को अस्वीकार किए जाने पर सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई। लॉर्ड इरविन, जो कि तत्कालीन वायसराय थे, द्वारा 11 सूत्री मांगों को अस्वीकार किए जाने के बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया गया। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ दांडी के लिए यात्रा प्रारंभ की। इसमें पूरे देश में आए हुए सत्याग्रहियों में 2 मुस्लिम, 1 ईसाई तथा शेष हिंदू थे। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य समुद्र पर नमक बनाकर सरकार द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना था। यह यात्रा जो है साबरमती आश्रम से गुजरात के तट यानी दांडी तक 24 दिनों में पूरी हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुद्र तट पर नमक कानून को भंग किया था। गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। अब हम लोग जो है गोलमेज सम्मेलन को देखेंगे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 दिसंबर 1930 से 9 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित हुआ। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। इसे भी आप याद रखें क्योंकि पूछा जाता है जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था कौन से वायसराय के कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में BR अम्बेडकर ने भाग लिया। इस सम्मेलन में हिंदू महासभा के मुंजे तथा जयकर ने भी भाग लिया था। इसके अतिरिक्त इंडियन लिबरल फेडरेशन के तेज बहादुर सप्रू, CB चिंतामणि सहित कुल 89 सदस्यों ने भाग लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक आयोजित हुआ। यह जो है लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में हुआ था। प्रथम जो है लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में, दूसरा जो है लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में आयोजित किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में जो है गांधी जी ने अपने अन्य दलों, जो कि कुल 107 थे, के प्रतिनिधियों के साथ भाग लिया था। इसमें किसी भी मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाई। गांधी जी ने मुसलमानों एवं दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का विरोध किया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो कि 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक संपन्न हुआ था, यह जो है लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में ही हुआ था। इस तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया। इस सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या मात्र 46 थी, पहले के 2 अधिवेशनों से काफ़ी कम थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर देखिएगा आप गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट 1931। तेज बहादुर सप्रू, डॉक्टर जयकर तथा अन्य लोगों द्वारा लगातार प्रयासों के बाद सरकार तथा कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी और लॉर्ड इरविन द्वारा एक समझौता पत्र पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए। इसे ही गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत सरकार निम्न शर्तें मानने को राजी हो गई थी, जैसे कि आप देख सकते हैं। समुद्री तटों से कुछ दूरी तक रहने वाले लोगों को जो है मुफ्त नमक इकट्ठा करने तथा बनाने की अनुमति देना, सत्याग्रहियों की जब्त संपत्ति जो है उन्हें वापस करना, सभी अध्यादेशों को वापसी, शराब तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरना देने की अनुमति देना। ये जो है 4 प्रस्ताव उसमें पारित किए गए थे। ठीक है, यानी सरकार के द्वारा जो है गांधी जी के 4 मांगों को स्वीकार किया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे पूना समझौता 1932। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु सांप्रदायिक पंचायत यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। सितंबर 1932 में गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके तहत सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में प्रारंभ राज्यों में 71 स्थानों को सुरक्षित किया गया, जो बढ़ा करके जो है 148 किए गए। बाद में इस समझौते के तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था को वापस ले लिया गया। ठीक है, तो आपसे ये पूछेगा कि पूना समझौता कब हुआ था, तो यह 1932 में हुआ था। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन 1942। ठीक है, ब्रिटिश युद्ध मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा इंग्लैंड ने भारत की राजनीतिक गतिविधियों को दूर करने का गंभीर प्रयास किया। क्रिप्स योजना के 2 भाग थे। ठीक है, एक भाग में स्वतंत्र उपनिवेश संविधान के गठन की प्रक्रिया थी, दूसरा भाग युद्ध के दौरान शीघ्र एवं अंतरिम उपायों से संबंधित था। केवल मुस्लिम लीग द्वारा क्रिप्स योजना का स्वागत किया गया था, जबकि अन्य दलों जैसे कि हिंदू महासभा, अकाली दल, नेशनल लिबरल फेडरेशन ने इसका विरोध किया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 8 अगस्त 1942 की वर्धा की बैठक में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें इसके उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अहिंसात्मक तथा जन आंदोलन प्रारंभ करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने इस आंदोलन को अपने जीवन का अंतिम आंदोलन कहा था। ठीक है। इस आंदोलन के प्रारंभ होने के अगले ही दिन यानी 9 अगस्त को गांधी जी सहित सभी अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का भूमिगत होकर संचालन जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एवं श्रीमती अरुणा आसफ अली ने किया था। इस आंदोलन को दबाने में अंग्रेज हालांकि सफल रहे, परंतु उन्होंने इस प्रकार के विकराल विद्रोह को संघर्ष की अपेक्षा समझौता से समाप्त करने का प्रयास किया। इस आंदोलन के कारण वामपंथी समूहों यानी पार्टियों का भारत में प्रभाव कमजोर हुआ। समाजवादियों तथा सुभाष चंद्र बोस के समर्थकों ने कम्युनिस्टों पर धोखेबाजी का आरोप लगाया था। अब आगे देखेंगे हम लोग सी राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 को। ठीक है। भारत द्वारा स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता की आवश्यकता को महसूस कर सी राजगोपालाचारी ने एक फार्मूला वर्ष 1944 में तैयार किया। इसके निम्न प्रावधान थे। पहला था संक्रमण काल में मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार की स्थापना में कांग्रेस के साथ सहयोग करना चाहिए। ठीक है। फिर था युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिम एवं पूर्व के मुस्लिम बहुल जिलों की पहचान के लिए एक आयोग का गठन किया जाए। फिर था पृथक होने की स्थिति में रक्षा, वाणिज्य एवं संचार क्षेत्रों में दोनों सरकारों में परस्पर सहमति हो। ये था सी राजगोपालाचारी फार्मूला 1944 का। आगे अब देखिएगा बेबेल योजना तथा शिमला सम्मेलन 1945। सी फार्मूले पर आधारित गांधी जिन्ना वार्ता के विफल होने के पश्चात तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेबेल ने संवैधानिक गतिरोध समाप्त करने के लिए एक नई योजना प्रस्तुत की। इसके तहत सभी प्रमुख भारतीय राजनीतिक पार्टियों एवं संबद्ध नेताओं का एक सम्मेलन शिमला में आयोजित, जो कि वर्ष 1945 में किया गया था। इसके कमांडर इन चीफ को छोड़कर कार्यपालिका परिषद भारतीयों के हाथों में देने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें हिंदुओं तथा मुसलमानों को बराबर प्रतिनिधित्व देने की बात की गई। जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के हट के चलते यह योजना विफल हो गई। नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग कैबिनेट मिशन 1946। बेबेल योजना के विफल होने के पश्चात भारत का राजनीतिक गतिरोध दूर करने हेतु तथा भारत को शीघ्र स्वतंत्रता में मदद देने हेतु 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मंत्रियों, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, इटली के मंत्रिमंडल के 3 मंत्री का समूह भारत आया था। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने के लिए मध्यस्थता करवाना तथा भारत की संविधान सभा के गठन में वायसराय की मदद करना था। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस और लीग की समानता पर जोर दिया तथा ऐसा नहीं करने पर कैबिनेट मिशन योजना को ठुकरा दिया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सहयोगियों के साथ 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। प्रारंभ में इसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए थे। वायसराय के प्रयासों से 26 अक्टूबर 1946 को लीग सरकार में शामिल हुई। सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य थे लियाकत अली, अब्दुल खंस्तर, गजनफ अली एवं योगेंद्र नाथ मंडल आदि। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब हम लोग देखेंगे माउंटबेटन योजना, जो कि 1946 में हुआ था। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने हेतु ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की। ब्रिटिश सरकार जून 1948 तक पूरी तरह से सत्ता भारतीयों को सौंप जाएगी। मार्च 1947 में लॉर्ड बेबल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर भेजा गया। माउंटबेटन ने भारत तथा पाकिस्तान के बीच बंटवारे के प्रश्न पर कांग्रेस एवं लीग के नेताओं से वार्तालाप करके एक योजना तैयार की, जिसे माउंटबेटन योजना कहते हैं। माउंटबेटन द्वारा इस योजना की घोषणा 3 जून 1947 को की गई, जिसमें सत्ता का हस्तांतरण कर देश का 2 भागों में भारत तथा पाकिस्तान विभाजन का सुझाव दिया गया।
योजना के तहत यह भी निर्धारित किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण यानी डोमिनियन स्टेट्स के आधार पर किया जाएगा। कांग्रेस तथा मुस्लिम दोनों ने यह योजना स्वीकार की। ब्रिटिश संसद ने इस योजना को कार्य रूप देने हेतु एक विधेयक जुलाई 1947 में पारित किया। अब हम लोग देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ओके, माउंटबेटन की योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को एक विधेयक पेश किया गया। यह विधेयक 14 दिनों के भीतर ही यानी 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के रूप में पारित हुआ। इस अधिवेशन के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत को 2 स्वतंत्र डोमिनियनों में बांट दिया गया, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। ब्रिटिश क्राउन का भारतीय रियासतों पर प्रभुत्व समाप्त हुआ। भारत तथा पाकिस्तान दोनों को पृथक पृथक वायसराय बने। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय जिन्ना बने तथा भारत के लिए माउंटबेटन ही वर्ष 1947 से 48 तक बने रहे। बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय वायसराय सी राजगोपालाचारी 1948 से 50 तक बने। दोस्तों, इस प्रकार जो है हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट को यहाँ पे कवर किए हैं और हम जो है अगला वीडियो लाएंगे तो उसमें सारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो है एमसीक्यू टाइप के प्रश्न शामिल होंगे, तो आप उस वीडियो को भी जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।